नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। यूटिलाइज करिए इस वीडियो को प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपसे होयसाला टेम्पल जो है ये एक स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल है और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और नीचे आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है और फिर नीचे थर्ड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द टेम्पल आर द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मेनली कंसंट्रेटेड इन द साउदर्न कर्नाटका, यानी कि ये एक द्रविडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर का ये टेम्पल है और ये कर्नाटका के जो साउथ वाला एरिया है सिर्फ वहीं पर ये टेम्पल है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द टेम्पल आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा और जैन, यानी कि ये जो टेम्पल है ये थ्री लॉर्ड्स यानी कि आप कह सकते हो विष्णु, शिवा और जैन को ये डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है चेन्नई कासावा एंड केशवा टेम्पल आर इन कर्नाटका बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ होयसाला टेम्पल्स। होयसाला टेम्पल के बारे में बोला जा रहा है, इसके दो एग्जाम्पल आपको दे रखी है। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं केशवा टेम्पल और सेकंड आपके पास है चेन्नई कासवा टेम्पल, यानी कि ये जो दो टेम्पल दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल दे रखा है होयसाला टेम्पल के जो आर्किटेक्चर है उसका। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है अपने ऑप्शन। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें होयसाला टेम्पल की बात करें, ये स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये जो टेम्पल है मेनली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को और जैन कम्युनिटी के लोगों के लिए, यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा था कि डेडिकेटेड किसी को है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैनिज्म जो फॉलो करते हैं या फिर जो लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं, लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और जैसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि ये टेम्पल ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, लेकिन ये बात गलत है। ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर कह सकते हो आप द्रविडियन भी नहीं है और नागरा भी स्ट्रक्चर जो टेम्पल का उसको भी नहीं है, यानी कि दोनों का मिक्स एक तरह कह सकते हो हाइब्रिड है, यानी कि दोनों का मिक्स स्टाइल ये टेम्पल का है। तो इट मीन्स ये कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो गलत दे रखा है। गलत इसलिए दे रखा है कि होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर जो ये मिक्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें आपको कुछ कुछ जगह ऐसा भी लगेगा द्रविडियन भी है और कुछ कुछ आपको लगेगा नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी है, यानी कि कंप्लीटली आप इसे हम ये नहीं बोल सकते कि ये द्रविडियन स्टाइल है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया था कि ये लॉर्ड शिवा, विष्णु और इनको डेडिकेटेड है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा जो आपको एग्जाम्पल दे रखा था कि केशवा टेम्पल और केशवा टेम्पल के अलावा चेन्नई केशवा टेम्पल, ये दोनों ही टेम्पल इसके एग्जाम्पल है। तो आप ये कह सकते हो कि भी थर्ड स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, फर्स्ट स्टेटमेंट मिस्टेक है, इसमें गलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। कुछ और भी एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हैं कि ये और भी जो इसके टेम्पल कौन कौन से स्टाइल के, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इधर आपके पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। फर्स्ट आपके पास है सिटमैक्स, सेकंड आपके पास है मैत्री, थर्ड आपके पास है श्याम भारत और फोर्थ आपके पास है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये चार मिलिट्री एक्सरसाइज आपको दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट होती है, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो है ये इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल फोर, यानी कि ये चारों की चारों जो एक्सरसाइज है आप कह सकते हैं इसे कि ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज होती है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2018 में हमारी कंट्री से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारी कंट्री से एक विजिट के लिए
इंडिया से बाहर गए थे, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि भी एक संग्रीला डायलॉग जब साइन हुआ था 2018 जून के अंदर, तब अनाउंस किया था कि इंडिया और इंडिया के साथ साथ सिंगापुर और थाईलैंड, ये 3 कंट्री मिलकर के ये ट्राई एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी और जिसमें तीनों ही कंट्री पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तब से ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाने लगी। तो आप ये कह सकते हो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिटमैक्स का 2020 का ये एडिशन कंडक्ट किया गया है और ये अपनी तरह का सेकंड एडिशन है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की गई है और ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जाती है वो अंडमान निकोबार सी में ये कंडक्ट की जाती है। बाकी अगर आप लोकेशन देखना चाहें अंडमान निकोबार का, तो ये लोकेशन है अंडमान निकोबार का। ठीक है, इस एरिया में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। आप लोगों को मालूम है ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, नॉर्थ ईस्ट के नीचे ही यहाँ पे ये म्यांमार है और म्यांमार के नीचे जब आप चले जाते हैं तो थाईलैंड आ जाते हैं। वर्ल्ड मैप में ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको तीनों कंट्री की लोकेशन। तो इंडिया की लोकेशन आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे थाईलैंड की लोकेशन है और इधर जो लोकेशन है ये सिंगापुर की लोकेशन है। यानी कि इंडिया यहाँ पर है, थाईलैंड यहाँ पर है और सिंगापुर यहाँ पर है। तो ये तीनों कंट्री मिलकर ये एक्सरसाइज करती है इंडियन ओशन में, अंडमान सी के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपको एक्सरसाइज गिवन थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। कुछ और भी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें थाईलैंड और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, तो मैत्री जो कि इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। फिर सेकंड आप कह सकते हो सैम भारत ये एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स और जो थाईलैंड की एयरफोर्स है दोनों मिलकर के एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। और थर्ड है उसके पास इंडो थाई कॉर्बेट जो कि एक नेवी की एक्सरसाइज है जो दोनों कंट्री के बीच में कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा आपको इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि आर्मी वाली एक्सरसाइज है, यानी कि दोनों ही कंट्री की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद सेकंड आपके पास है ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और सिंगापुर की जो एयरफोर्स है वो दोनों मिलकर इसे कंडक्ट करती है। और लास्ट में सिम्बैक्स जो एक्सरसाइज है ये नेवी की एक्सरसाइज है जिसमें कह सकते हो आपकी ये सिंगापुर और इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों जो एक्सरसाइज आपको दे रखा है ये तीनों इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। With reference to National Commission for Minorities NCM, consider the following statement। इस क्वेश्चन में आपसे माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर उसके द्वारा जो एक कमीशन सेटअप किया गया उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, यानी कि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि माइनॉरिटी यानी कि जो लोग होते हैं उनके राइट्स के, उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया है। और इसे जो स्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया गया है, ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, उसमें आपसे बोला जा रहा है कि 5 रिलीजियस कम्युनिटी आर नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटी एट प्रेजेंट यानी आज के टाइम पर अगर हम बात करें अपनी कंट्री इंडिया में, तो हमारी कंट्री में आपको बताया जा रहा है कि 5 ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो हमारी कंट्री में जिसे ये स्टेटस मिला हुआ है। तो आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो ये हमारी कंट्री में इसे एक एक्ट को पास करके स्टैब्लिश किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक एक्ट पास किया गया था हमारी कंट्री में 1992 के अंदर और उस एक्ट के थ्रू इसे स्टैब्लिश किया गया है। जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को और कोई एक्ट को पास करके इसे स्टैब्लिश किया जाता है तो उसे बोला जाता है स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि स्टैच्यूट करके, यानी कि एक लॉ पास करके जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कंट्री में सेट किया जाता है उसे आप कह सकते हो स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गलत है। गलत इसलिए कि आर्टिकल 29 और 30 के प्रोविजन के हिसाब से सेटअप ना करके इसे इसके लिए एक स्पेशल एक एक्ट पास करके इसे सेटअप हमारी कंट्री में किया गया था। उसके बाद 1993 में ये पहले हमारी कंट्री में 5 रिलीजियस हुआ करते थे, रिलीजन हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर आप कह सकते हो 6 ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी है हमारी कंट्री में जिसे आप माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज्म और पारसी ये 6 कम्युनिटी आते हैं। इसके अलावा 2014 के अंदर एक और कम्युनिटी इसके अंदर ऐड कर दी गई थी, वो जैन,
यानी कि आप कह सकते हो टोटल 6 कम्युनिटी ऐसी हो गई है जिसे हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस कम्युनिटी का दर्जा मिला हुआ है, और इनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो कमीशन सेटअप किया गया उसे बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखा था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है। विद रेफरेंस टू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पूछा जा रहा है, इसके रिगार्डिंग में प्रोग्राम से रिलेटेड, और इसके रिलेटेड आपके पास यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज को फंडेड बाय द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो सबसे पहले आप मैप में मुंबई और दिल्ली को देख सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली की लोकेशन यहाँ पर है और मुंबई की लोकेशन कुछ यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में जो ये रूट बनता है इस कॉरिडोर की बात की जा रही है। इसे जापान की हेल्प से, यानी कि जापान का जो बैंक है उसकी हेल्प से इसे स्टैब्लिश किया गया है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मुंबई और बेंगलुरु की अगर हम बात करें, यानी कि बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि आप ये कह सकते हो एडीबी की हेल्प से हमारी कंट्री में बेंगलुरु और मुंबई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसे सेट किया गया है। मैप में आप देख के ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ये मुंबई की लोकेशन यहाँ पर है और यहाँ पे बेंगलुरु की लोकेशन है, यानी कि इस वाले कॉरिडोर की अगर हम बात करें, इसे हमारी कंट्री में जो सेट किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से इसे सेट एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये दो कॉरिडोर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको ये बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मीन्स आप ये कह सकते हो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारी कंट्री में सेटअप किया गया है, इसे एक मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेनली जो हमारी कंट्री में जो कुछ कॉरिडोर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुंबई और दिल्ली के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, नंबर 1 आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फर्स्ट ये। उसके बाद सेकंड आप ये रख सकते हैं कि भाई बेंगलुरु और मुंबई रिलेटेड जो कॉरिडोर है, जो कि मुंबई और बेंगलुरु के बीच में। उसके बाद चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में ये थर्ड कॉरिडोर है, फर्स्ट ये हो गया आपके पास, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये। उसके बाद ये चेन्नई कॉरिडोर भी यहाँ पे इसी एरिया में आता है, जिसे कोलकाता से कनेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। ये आपका फोर्थ हो गया। इसके बाद जो कोलकाता से जो यहाँ पर अमृतसर तक का जो रूट है, इस रूट पे भी एक कॉरिडोर सेटअप किया गया, जिसे आप फिफ्थ कॉरिडोर बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारी कंट्री में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए गए हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट करेगी दिल्ली और मुंबई के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपसे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि भाई दिल्ली और मुंबई के बीच में अगर हम बात करें, तो रास्ते में आप कह सकते हो हरियाणा, मुंबई, राजस्थान, गुजरात और कुछ एमपी भी आप बोल सकते हो, इस एरिया को ये कवर करता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इस बीच में आता है। इसमें अगर हम फंड की बात करें तो इसमें 49% जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसके बाद 26% जो आप कह सकते हो ये जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसने हेल्प की है इसके अंदर। बाकी जो रिमेनिंग है वो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में जैसा कि आपसे बोला जा रहा था बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर की, यानी कि इसकी बात की जा रही है। बेंगलुरु की लोकेशन यहाँ पे, मुंबई का इस लोकेशन की बात करें हम इस कॉरिडोर की, तो इसे जो सेट किया गया है ये ब्रिटेन यानी कि यूके की हेल्प से इसे हमारी कंट्री में सेट किया गया है। तो आप ये कह सकते हो ये कॉरिडोर जो कवर करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका, 2 स्टेट के बीच में ये कॉरिडोर आता है, और ये विद हेल्प ऑफ ब्रिटेन की हेल्प से इसे हमारी कंट्री में डेवलप किया जा रहा है या एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बल्कि यूके की गवर्नमेंट का इसमें रोल है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आपका आंसर ए हो जाएगा। विद रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट ओरिजिनेट फ्रॉम द चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द
जेक्सार रेंज, जेक्सार रेंज के आप कह सकते हो जेक्सार रेंज के चेमायुंगजुंग ग्लेशियर से ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि त्रिस्ता एंड धानसारी आर द ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी रिवर वो होती है कि जैसे कोई एक मेन रिवर है और उसके बीच में और छोटी छोटी रिवर जो उसमें मिलती चली जाती है, इसे ट्रिब्यूटरी रिवर बोला जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं अगर इसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर समझ लें तो बाकी जो छोटी छोटी जो रिवर है जो इसमें मिलती है उसे आप ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि तिस्ता रिवर और तिस्ता के अलावा धानसारी रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि इसकी सहायक नदी आप बोल सकते हो। तो ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज फ्लडेड ट्वाइस एनुअली, यानी कि ये जो नदी है इसमें 2 बार पानी बहता है, ठीक है, या कह सकते हो बाढ़ आती है। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। अब आपको चूज करना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अब समझ लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री मानसरोवर यात्रा होती है। जो मानसरोवर लेक है ये इसका ओरिजिन प्लेस मेनली आप कह सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि कैलाश रेंज जो कि मानसरोवर लेक के अंदर आता है उस एरिया से ये ओरिजिनेट होती है। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन था वो रॉन्ग है। बाकी अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपको ये बोला गया कि तिस्ता रिवर और धानसारी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा कुछ और भी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट नंबर पे आप याद रख सकते हैं दिबांग, सेकंड नंबर पे लोहित, थर्ड सियांग, फोर्थ बुहरी, बुहरी दिहांग और फिफ्थ तिस्ता और 6 आपके पास धानसारी। यानी कि ये 6 ऐसी रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर मिल जाती है और इसकी ये ट्रिब्यूटरी रिवर बन जाती है। मेनली ये जो रिवर है ये तिब्बत वाले रीजन से हमारी कंट्री में इधर से होकर के अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। तो इस एरिया में इसे दिवांग, कुछ लोग इसे दिवांग बोलते हैं, कुछ लोग सियांग रिवर बोलते हैं। और जब ये रिवर असम के अंदर एंटर करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर बाद में जब ये बांग्लादेश में जब एंटर करती है इसे जमुना भी, पद्मा भी बोला जाता है। जब ये गंगा से मिल जाती है इसे जमुना भी बोल दिया जाता है। और फिर बाद में ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये पर्टिकुलर इसका रूट है, ठीक है। बाकी आप मैप में समझना चाहें इंडिया के मैप में तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इस लोकेशन से फ्लो करके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर हम कह सकते हैं कि असम के अंदर आती है और असम के बाद फिर ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करते हुए अंडमान निकोबार के आसपास यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ये एंटर कर जाती है, इसमें मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल रूट है, आप ये समझ सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 2 बार बाढ़ या फ्लड आता है। फर्स्ट टाइम तो जब आता है जब जो हिमालय में जो स्नो होता है, यानी कि स्नो जब मेल्ट होता है, यानी कि बर्फ जब पिघलना स्टार्ट होता है समर के टाइम पे, तब इसमें पानी बहता है, ठीक है, यानी कि बाढ़ आती है। उसके बाद सेकंड जब होता है जब मानसून, यानी कि जब बारिश वगैरह होती है मानसून की वजह से, तब इसके अंदर बाढ़ आती है। यानी कि 2 ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब ब्रह्मपुत्र रिवर में बाढ़ आने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यानी कि इसको जो आपके ओरिजिन के बारे में जो बोला गया वो प्लेस आपको गलत दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैक्सन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जैक्सन CS मिशन। इस क्वेश्चन में आपसे जैक्सन CS मिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द मिशन इज डेडिकेटेड टू मेजरिंग द हाइट ऑफ ओशन। ओशन की हाइट मेजर करने के लिए ये मिशन अब डेडिकेटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हो जैक्सन CS मिशन का इस्तेमाल किया जाता है हाइट मेजर करने के लिए ओशन के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे इट इज जॉइंट एफर्ट ऑफ नासा एंड इसरो। नासा जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि USA बेस्ड एक स्पेस एजेंसी है। और इसके अलावा अगर इसरो की बात करें तो ये हमारी कंट्री का यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ये एक तरह से कह सकते हो आप एक डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया है जिसे जैक्सन CS मिशन बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत आंसर को देखते हुए, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगा वही आपका आंसर होगा।
ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। इट मीन्स ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है और आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैक्सन सीएस मिशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेस मिशन है, और इस स्पेस मिशन की हेल्प से ओशन की जो हाइट होती है उसे मेजर किया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो इसे एक मेजरमेंट के लिए यूज किए जाने वाला एक मिशन है। और ये जो मिशन है ये नासा इसके अंदर इन्वॉल्व है, और नासा के अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो और भी कुछ और एजेंसीज हैं, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ और एजेंसी है जिसे आप बोल सकते हो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम नहीं कर रही है इस मिशन के अंदर, यानी इसरो को छोड़ करके बाकी कुछ और एजेंसी है जो इसके अंदर काम कर रही है। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमें गलत दे रखा है। ठीक है, अब गलत स्टेटमेंट दे रखा है यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये हाइट मेजर कर रहा है ओशन का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है उसे रिसर्च करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू उमंग ऐप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे उमंग ऐप के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। इसके बारे में बताया जा रहा है आपको, ये से लॉन्च करने वाली जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड एक्सेस टू हाई इंपैक्ट सर्विस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती है और उसकी एजेंसी से रिलेटेड जो भी है काम, उस सर्विस को अगर आपको यूज करना है तो आप उमंग ऐप को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम वगैरह है वो उस उमंग ऐप के थ्रू लॉन्च की गई है, आप ये बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम उमंग ऐप की बात करें तो इसे जैसे आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसे शॉर्ट में हम NEGD भी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंदर आता है, उसका एक इनिशिएटिव है, उसी ने इसे लॉन्च किया है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये डिजिटल इंडिया के लिए एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इस ऐप के अंदर मल्टी चैनल है और मल्टी लैंग्वेज इसके अंदर यूज हो रहा है, और इस चीज को काफी सर्विसेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उधर ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इस उमंग ऐप को यूज कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर ए हो गया। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो ये जो लॉन्च किया गया है इसे 2000 प्लस सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। और इस ऐप का जो देख सकते हो स्क्रीन पे, इस टाइप का ऐप है जिसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दीज आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ ए बॉन्ड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो उसे एक मैच्योरिटी के टाइम पर अगर कोई डेप्ट हो जाता है यानी कि नुकसान हो जाता है बिजनेस में, तो एक मिनिमम अमाउंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड बोला जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है दीज आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। और इस तरह के जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि RBI के द्वारा कह सकते हो, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस तरह के बॉन्ड इशू किए जाते हैं।
ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये नेगेटिव यील्ड बैंड होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी एक फर्म के अंदर 100 रुपीज़ वाले शेयर 10 शेयर आपने इन्वेस्ट किए, यानी कहने का मतलब है आपने 1000 रुपीज़ लगा दिए, और इस बॉन्ड में जो भी आपने इशू हुए थे, जो आपने परचेज किया है जिस बॉन्ड को, इसमें ये बोला गया आपको कि 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये 10 ईयर के लिए होगा। ठीक है, ये आपके लिए बोला गया। अच्छा, बाद में ये होता है जो ए कंपनी में जो जिसमें आपने ये पैसे लगाए थे वो कंपनी 3 साल के बाद डूब गई। ठीक है, तो अब जो आपने 1000 रुपीज़ लगाया था और 1000 रुपीज़ मिलने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसे बोला जाता है नेगेटिव यील्ड बैंक, कि आपको इस 100 की रेट से नहीं, आपको 50 की रेट से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके शेयर कितने थे, 10 शेयर थे, तो आप ये कह सकते हो 500 रुपीज़ आपको मिल गए। यानी कि ये एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि अगर जो कंपनी अगर लॉस में भी चली जाए तब भी आपको ये मैच्योरिटी टाइम पर ये पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी एक बुक वैल्यू थी, फेस वैल्यू जो भी थी, उस फेस वैल्यू से इस बॉन्ड की वैल्यू कम होती है, और ये इन्वेस्टर यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर को ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपने जो 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3 ईयर बाद लॉस में होगी, लेकिन आपको आफ्टर 10 ईयर ये आपको मनी प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी रेट डिसाइड किया जाएगा इस बॉन्ड के तहत, उस रेट पे आपको मनी प्रोवाइड की जाएगी। और इसे जो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, या गवर्नमेंट के अलावा जो आरबीआई होती है सिर्फ वो इसे इशू करती है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में यानी कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में डिटेल में आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू मसाला बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में भी आपको एक बॉन्ड के बारे में बोला जा रहा है। इस बॉन्ड का नाम है मसाला बॉन्ड, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो 1 बाय 1 पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मसाला बॉन्ड आर द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड टू राइज फंड फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट इन इंडियन रुपीज, यानी कि इंडियन रुपीज के टर्म में अगर मनी कलेक्ट किया जाता है बाहर से, यानी कि इंडिया से बाहर से अगर कोई पैसा आता है हमारी कंट्री में जिस बॉन्ड को इशू करके, उस बॉन्ड का नाम रखा गया मसाला बॉन्ड। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो इस बॉन्ड को इशू इसलिए किया जाता है कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए उसको अपनी कंट्री में लाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उस बॉन्ड को इशू करके, उस बॉन्ड का नाम है मसाला बॉन्ड। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एनी कॉर्पोरेट बॉडी एक्सेप्ट इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इशू दीज बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है, उस कोई भी कंपनी हमारी कंट्री में वो इस बॉन्ड को इशू कर सकती है एक्सेप्ट इंडियन बैंक, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट इंडियन बैंक है, यानी कि कोई भी हमारी देश के अंदर जो बैंक है, बैंक इसको इशू नहीं कर सकते। इंडियन बैंक का मतलब वो इंडियन बैंक नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, यानी कि एसबीआई कह सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी जितने भी बैंक है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कोई भी बैंक इसे इशू नहीं कर सकती, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, मसाला बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो डेफिनेशन की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि मसाला बॉन्ड के बारे में कि ये काइंड ऑफ बॉन्ड है जो कि हमारी कंट्री में के द्वारा इसे इशू किया जाता है। कंट्री में कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी या कोई भी इसे इशू कर सकती है, वो इसलिए ताकि वो फंड को रेस करने के लिए आउटसाइड ऑफ द इंडिया, यानी कि ओवरसीज मार्केट से जब भी कभी हमें मनी लाना हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की टर्म में, अगर हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम मसाला बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई की अगर गाइडलाइन की बात करें तो इस
मसाला बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा उसे रियल सेक्टर में यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि रियल स्टेट सेक्टर में, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता इस बॉन्ड में। यानी कि आप ये कह सकते हो इस बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा वो लैंड को परचेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी लगाई गई कि अगर आप किसी को अफोर्डेबल रेट पे अगर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई डेवलपमेंट वर्क करते हो, तब आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज रियल स्टेट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये बात इसमें बताई गई है। तो ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी जो होगी वो इसे इशू कर सकती, नहीं, इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि कॉर्पोरेट कंपनी तो इसे इशू कर सकती है, साथ के साथ जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक का मतलब है जितने भी बैंक हमारी कंट्री में, SBI हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, PNB हो गया, जितने भी बैंक हैं सारी बैंक इसे इशू कर सकती है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था, ठीक है, तो इसलिए नॉट करेक्ट हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द अरेरिया फार्मूला एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट ऑन डिस्कशन इज रिलेटेड टू, यानी कि ये अरेरिया फार्मूला जो एक डिस्कशन का एक तरीका, एक मेथड है, जो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है डिस्कशन के लिए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये नाटो से रिलेटेड है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये WHO से रिलेटेड है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये ILO से रिलेटेड है। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है। तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने, चारों ऑर्गेनाइजेशन में से आपको चूज करना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अरेरिया फार्मूला यूज किया जाता है डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको लगता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अरेरिया फार्मूला की बात करें ये यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे रिलेटेड है। और इस फार्मूले की अगर हम कहेंगे फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल जो किया गया था उसे मार्च 1992 में इसका इस्तेमाल किया गया। ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है अपनी बात को रखने का, एक मेथड होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और ये एक तरह का ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के जो रूल्स होते हैं, यानी कि जो वीटो पावर और इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी एक ढिलाई दी जाती है, एक तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसे डील कर सके, उसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह का जो डिसीजन जो लिया जाता है इस टाइप के जो डायलॉग में, इस टाइप का जो इनफॉर्मल डिस्कशन जो होता है किसी सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड हो सकता है अगर कहीं पे पीस स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1992 में, आपको ये याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी कंट्री ने, यानी कि इंडिया ने इस चीज को, यानी कि अरेरिया फार्मूला को यूज करके एक तरह से कह सकते हो हमारी कंट्री ने एक इनफॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट करवाया है। वो इसलिए ताकि जो अफगानिस्तान में जो सीज फायर की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वहां पे एक पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमारी कंट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक। With reference to desalination process, consider the following statement. इस क्वेश्चन में आपसे desalination process के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द साल्ट रिमूव फ्रॉम द वाटर कैन चेंज द सैलिनिटी एंड लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। यानी ये बोला जा रहा है कि जिस पानी के अंदर, यानी कि पानी के अंदर साल्ट वगैरह ज्यादा होता है, उसे जो रिमूव किया जाता है, साल्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कह सकते हैं डिसैलिनेशन प्रोसेस। और इसके अंदर ये भी आपसे बोला जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वाटर से वो भी लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द डिस्चार्ज फ्रॉम द डिसैलिनेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्वाकल्चर टू इंक्रीज द फिश बायोमास। यानी कि डिसैलिनेशन प्रोसेस का एक बेनिफिट ये भी है कि इसका हम यूज कर सकते हैं एक्वाकल्चर के लिए, और इस तरह से एक्वाकल्चर में यूज करके इसे हम फिश और बायोमास में इसको की जो क्वांटिटी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है,
ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो डिसैलिनेशन प्रोसेस की अगर बात करें, इसमें क्या होता है कि जो ओशन के अंदर वाटर होता है, ओशन के अंदर जो भी पानी होता है उसे एक डिसैलिनेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें से फ्रेश वाटर निकाल लिया जाता है, और इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या साल्ट जो भी चीज है, इसे अलग किया कर दिया जाता है। यानी ये कह सकते हो साल्ट एंड मिनरल्स जो है इसे अलग करने का प्रोसेस और फ्रेश वाटर को अलग करने का प्रोसेस आप कह सकते हो डिसैलिनेशन प्रोसेस है। इस डिसैलिनेशन प्रोसेस में जो साल्ट और मिनरल मिक्स होते हैं, इस चीज को यहाँ पे ब्राइन बोला जाता है। यानी कि ब्राइन आप समझ सकते हैं, जो फ्रेश वाटर निकालने के बाद जो भी मटेरियल रह जाता है उसे ब्राइन आप बोला जा सकते हैं। ये जो ब्राइन होता है इसी के अंदर एक्चुअल में साल्टिनेशन होता है, यानी कि नमक वगैरह चीजें होती है, और साथ के साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है। यानी कि जब डिसैलिनेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर काफी ज्यादा केमिकल वगैरह यूज करके इसे ठीक ठाक पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और इसके अंदर से जो भी प्रीसियस मटेरियल एलिमेंट्स निकलते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं किसी और काम के लिए, जिसके अंदर यूरेनियम जैसी चीजें या सोडियम जैसी चीजें इसके अंदर से निकल जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो एक्चुअल में ये जो मटेरियल है, इसी मटेरियल का यूज किया जाता है एक्वाकल्चर में। ठीक है, और ये एक्वाकल्चर में यूज करके जो फिश वगैरह है उसकी जो क्वांटिटी है, नंबर है, उसे इंक्रीज किया जा सकता है 300% तक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है, और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द नेम ऑफ मिसाइल इज बेस्ड ऑन द अमेलगेशन ऑफ ब्रह्मा एंड मोस्कवा नेम ऑफ गॉड रिवेंट इनटू टू कंट्री। यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ये इंडिया के अंदर और दूसरी जो रशिया के अंदर जो दो कंट्री है, इंडिया और रशिया, यहाँ पे जो दो गॉड है उनके नाम से रखा गया। ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जो हमारे यहाँ लॉर्ड के रूप में जैसे ट्रीट किया जाता है हिंदुइज्म में, अब मोस जो वर्ड यूज किया गया वो मोस्कवा के लिए यूज किया जाता है, जो कि रशिया में गॉड को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये दो गॉड के नाम से, इनके नाम से इस मिसाइल का नाम रखा गया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यानी कि ये क्रूज मिसाइल है, और किस टाइप नेचर का, ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज जो फायर कर सकते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने वाला। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रेंज बोला जा रहा है। ठीक है, इसे आप यूज कर सकते हैं सबमरीन के अंदर, शिप के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और लैंड के ऊपर भी। तो ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला गया सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपको दोनों स्टेटमेंट गलत बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो हमारी कंट्री के द्वारा, यानी इंडिया के द्वारा और विद हेल्प ऑफ रशिया, दोनों कंट्री ने मिलकर के इस ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया हुआ है। हमारी कंट्री में जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये और रशिया के अंदर महासिनोवस्त्रोवेनिया, ये जो रशिया का आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। और बेसिकली इसे जो बनाया गया, इसका जो नाम रखा गया, हमारी कंट्री में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो मतलब लार्जेस्ट रिवर बोला जाता है, यानी को नदी नहीं, इसको नद भी बोला जाता है हमारे मतलब होली बुक्स के अंदर इसे। और रशिया के अंदर जो बहुत बड़ी रिवर है मोस्कवा, इन दोनों रिवर के नाम पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ रिवर है, ना कि गॉड है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा जो हो गया गलत हो गया। गलत होने की वजह क्या है, ये गॉड के ऊपर नहीं बल्कि रिवर के नाम के ऊपर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं है बल्कि ये मीडियम रेंज मिसाइल है। ठीक है, और ये सुपरसोनिक नेचर का मिसाइल है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है, जिसे हम यूज कर सकते हैं सबमरीन के लिए, शिप के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए और लैंड के लिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट गलत इसलिए क्योंकि ये रिवर बेस्ड है, सेकंड इसलिए ये लॉन्ग रेंज नहीं बल्कि मीडियम रेंज मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपको यहां गलत दे रखे हैं। Which of the following statement are correct about the Indian Regional Navigation Satellite System, जैसे IRNSS भी बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है
उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज ए इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में इसरो भी बोलते हैं, कि यानी कि ये IRNSS को डेवलप करने का काम हमारी कंट्री में इसरो ने किया है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द IRNSS कॉन्स्टलेशन नाविक हैज बेटर पोजीशन एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द जीपीएस, यानी ये बोला जा रहा है आपसे कि जीपीएस के अगर कंपैरिजन करें, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की अगर बात करें, उसके कंपैरिजन में अगर हम नाविक की बात करें तो ये सिर्फ बेटर एक्यूरेसी देता है, ये आपसे बोला जा रहा है। मतलब आप IRNSS को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे जीपीएस हम मोबाइल वगैरह में डिवाइस में यूज करते हैं लोकेशन के लिए, उसी तरह से हमारी कंट्री ने नाविक एक लॉन्च किया है और ये बोला जा रहा है कि ये जीपीएस से भी ज्यादा एक्यूरेट सिचुएशन यानी लोकेशन के बारे में पोजीशन रिजल्ट देता है। और थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है द IRNSS इज रिकॉग्नाइज कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, यानी इसे जो रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए कंपोनेंट वो किया गया है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट आपके सामने, तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना था। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो IRNSS की बात करें तो ये आप कह सकते हो ये इंडियन जीपीएस आप इसे बोल सकते हो, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया एक जीपीएस आप बोल सकते हो। और इसमें जो बोला गया आपसे कि ये जो इसकी जो एक्यूरेसी होती है कि जीपीएस से भी ज्यादा ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जीपीएस के बारे में ये बोला जाता है कि जीपीएस की जो एक्यूरेसी होती है वो 20 to 30 मीटर तक की रेंज तक का दे सकता है, यानी कि अगर आप ऊपर सैटेलाइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे मोबाइल वगैरह में भी देखते हैं आप उसकी जो 2D इमेज देखते हैं या 3D इमेज में आप लोकेशन वगैरह देखते हैं, तो वो 20-30 मीटर तक की 20 से लेकर 30 मीटर तक की एक्यूरेट सिचुएशन या रिजल्ट आपको दे सकता है जीपीएस। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन जीपीएस यानी कि IRNSS जिसे नाविक भी बोला जाता है, इसके बारे में बात करें तो ये लेस देन अंडर 20 मीटर के भी जो डिस्टेंस है उसके अंदर भी लोकेशन को आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। तो इट मीन्स ये है कि भी ये हमारा जो सिस्टम है ये जीपीएस से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाला है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बोला गया कि इसे इसरो ने डेवलप किया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसरो ने इसे डेवलप किया हुआ है, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसे बात करें इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली 102nd सेशन जो की मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया IRNSS को एज ए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में। तो आप ये कह सकते हैं तीनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं IRNSS के बारे में, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, जिसे आप नाविक भी बोला जाता है, ठीक है, और आप कह सकते हो इंडियन जीपीएस के रूप में आप इसे याद रख सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू चैंग 5 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे चैंग 5 मिशन के बारे में पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट सीक्स टू कलेक्ट लूनर मटेरियल एंड ब्रिंग बैक टू अर्थ, यानी कि ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इस मिशन का ये है कि लूनर मटेरियल यानी जो स्पेस वगैरह में जो मटेरियल है उस मटेरियल को अर्थ में लाने का एक प्रोग्राम आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज द चाइनाज फर्स्ट मिशन टू द मून, यानी मून को भेजा गया, चांद पे भेजा हुआ, चांद पर भेजे जाने वाला ये चाइना का ये फर्स्ट मिशन है, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये चैंग सीरीज का ये फिफ्थ मिसाइल आप कह सकते हो जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया। इससे पहले चाइना ने इससे पहले भी चैंग 1, 2, 3, 4 इस तरह के मिशन अपने लॉन्च किए हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ के होंगे कि ये जो आपको बोला गया कि चाइना का ये फर्स्ट मिशन है, ये बात बिल्कुल गलत है। फर्स्ट मिशन नहीं है, बल्कि ये उस ऑर्डर में ही चल रहा हो, ये फिफ्थ मिशन है, ठीक है। और इससे पहले 2013 में चाइना के द्वारा फर्स्ट लूनर मिशन जो मेड किया, मतलब चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया था वो 2013 में। और चैंग 5 की बात करें, इसे जनवरी 2019 में चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये चैंग 4 जो लॉन्च किया गया था उसने जो मून वगैरह का जो सरफेस है उसको टच किया था,
और ये आपसे जो बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि ये स्पेस के अंदर, ये लूनर स्पेस के अंदर जो भी मटेरियल है उसे अर्थ के ऊपर वापस लाया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि भी रिसर्च वगैरह करने के लिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की स्ट्रक्चर कैसा जानने के लिए। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे चैंग की बात करें तो चाइना में जो चाइनीज लोग जो है इसे मानते हैं कि इसे चाइनीज गॉड के रूप में ट्रीट करते हैं चैंग को, और उस गॉड के नाम से इस यहाँ पे चैंग रखा गया है इस मिशन का नाम। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत है। ये फर्स्ट मिशन नहीं है चाइना के द्वारा, बल्कि फर्स्ट मिशन 2013 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान में देखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें बोला गया कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन्विगेट्स टू improve the nutrition outcome for children, pregnant women and lacting mothers। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रिशन मिशन जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसके अंदर जो आउटकम्स है या न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उसके आउटकम को इंप्रूव करने के लिए हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया। किसको ध्यान में रखते हुए? बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह को, मदर वगैरह के लिए ये प्रोग्राम हमारी कंट्री में मिशन लॉन्च किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी एम टू अटेन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। यानी कि ये बोल सकते हो 2022 तक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, यानी जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करके पूरी कंट्री कुपोषण फ्री होने के लिए, माल न्यूट्रिशन फ्री होने के लिए ये प्रोग्राम को, ये मिशन को लॉन्च हमारी कंट्री में किया गया है। ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको दोनों स्टेटमेंट में से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे आप पोषण अभियान भी बोला जाता है हमारी कंट्री में, इसका जो मेन मकसद जो है हमारी कंट्री के अंदर जो कुपोषण से ज्यादा बीमारी जो उसको दूर करना है, यानी कि सही पोषण देश रोशन, इसका एक नारा आप कह सकते हो। और ये एक तरह से होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि 2022 तक हमारी कंट्री में न्यूट्रिशन फ्री, यानी कि कह सकते हो कुपोषण मुक्त भारत बनाया जा सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। और ये नीति आयोग के द्वारा ये गोल रखा गया है हमारी कंट्री में। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, जैसे ये बोला जा रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें जैसे आपसे स्टेटमेंट में बताया गया था कि भी न्यूट्रिशन आउटकम्स है उनको इंप्रूव करना चिल्ड्रन के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर और लैक्टिंग मदर्स के अंदर, यानी कि इन सब की कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको इंप्रूव करना मेन टारगेट रखा गया है। और ये भी टारगेट रखा गया इन सब की, तीनों की बात करें, इन सारी कैटेगरी की, कि न्यूट्रिशन की वैल्यू से लेस देन 2% अगर हम बात करें छोटे बच्चों के अंदर 2% से कम हो जाना चाहिए डाटा की, मतलब जितने भी माल न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। या फिर वुमेन की बात करें उसके अंदर भी 2% बोला जा रहा है। एडोलेसेंस गर्ल्स के अंदर बात करें तो उसके अंदर लेस देन 3% डाटा इसका टारगेट रखा गया है। और उसी तरह 2% आप बोल सकते हो जिसका लो बर्थ वेट है, यानी कि बर्थ के टाइम पे जिसका वेट कम है उसका भी जो परसेंटेज होना चाहिए कम हो जाना चाहिए माल न्यूट्रिशन का जो डाटा है। तो ये कुछ डाटा से रिलेटेड हमारी कंट्री में टारगेट रखा गया है इस नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर। ये एक तरह से कह सकते हो पोषण अभियान के अंदर हमारे देश में जो टारगेट सेट किए गए। तो करेक्ट आंसर आप कह सकते हो सी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। विद रेफरेंस टू प्रगति मीटिंग कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे प्रगति मीटिंग के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय नीति आयोग फॉर द टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम लॉन्च की जाती है उसको टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई है, ठीक है। और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो इसमें बोला जा रहा है इट इज अ 3 टायर सिस्टम इन विच चीफ मिनिस्टर ऑफ अ कंसर्न स्टेट पार्टिसिपेट। यानी इस मीटिंग के अंदर जो भी कंसर्न स्टेट होता है, जिस स्टेट से रिलेटेड है ये, उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है प्रगति मीटिंग के बारे में? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं। गलत क्यों, आप वो समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की गई 33rd प्रगति मीटिंग, और इस मीटिंग का जो मेन मकसद होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रोग्राम होते हैं उसे टाइमली इंप्लीमेंटेशन किया जाए, इस टारगेट के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन स्टेटमेंट में आपसे बोला गया इसे नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी कि ये बोल सकते हो आप कि नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है। ये नीति आयोग का इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जिसे शॉर्ट में हम पीएमओ बोलते हैं, पीएमओ के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव है। इसे जो स्टार्ट किया गया था 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, और तब से ये हर महीने स्टार्ट किया जाता है। जिस दिन मीटिंग होती है उसे प्रगति डे भी बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि कंसर्न स्टेट जो भी है उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि चीफ मिनिस्टर की जगह यहां पर जो पार्टिसिपेट करता है चीफ सेक्रेटरीट जो भी होता है वो पार्टिसिपेट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट का। ध्यान रखना है आपको, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं करता है इसके अंदर, बल्कि उस स्टेट का, जिस भी स्टेट में से रिलेटेड है उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो पार्टिसिपेट इसके अंदर करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि हमारी कंट्री के आसपास जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बनती है हमारी कंट्री के आसपास, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास यहां पे दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द साइक्लोन गति, निसर्गा, अम्फान, निवार ऑल आर द अकर्ड इन द नॉर्थ इंडिया ओशन रीजन। यानी कि नॉर्थ इंडिया ओशन रीजन जो है, इंडिया का जो ओशन रीजन है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का और जो अरेबियन सी का आसपास का और इंडियन ओशन का आसपास का जो एरिया है, इस रीजन में कुछ साइक्लोन आते हैं। उसके रिगार्डिंग में आपसे बोला जा रहा है कि ये अक्कर होते हैं। ये 4 साइक्लोन के नाम आपको दे दिए गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, यूएई, यमन कम्स अंडर द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें उसके अंदर ये कंट्री आते हैं, आपसे बताया जा रहा है। यानी कि कंट्री के नाम आपको दे दिए गए, पहले आपको दे दिए गए साइक्लोन के नाम और नेक्स्ट आपको दे दिए कंट्री के नाम। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके रिगार्डिंग में नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैसा कि आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, इंडिया और नेबरिंग कंट्री का जो ये अगर मैप देखेंगे, ये ज्योग्राफिकल मैप है आपके सामने, तो ये जो एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया यानी अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, इस पूरे रीजन की मैं बात कर रहा था। तो इसके अगर कंट्री की अगर बात करें तो चाइना तो काफी दूर है, यहाँ पे चाइना ऊपर है, यानी कि इस एरिया में चाइना नहीं आता। बाकी सारी कंट्री जो आपको दे रखी है वो सारी कंट्री करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया हमारी कंट्री, फिर पाकिस्तान इधर गए, अफगानिस्तान, ये ईरान वाला एरिया, ठीक है, और उसके बाद यूएई इधर छोटा सा कंट्री है, यूएई इधर आ गया, फिर सऊदी अरेबिया इधर बड़ी सी कंट्री है, उसके बाद ओमान, यमन, ये सारी कंट्री इधर आ गई। तो ये कंट्री, और इधर अगर नीचे जाए तो इधर आपके पास ये म्यांमार हो जाएगा, फिर नीचे जाएंगे थाईलैंड वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी कंट्री इधर कवर करती है। तो जो कंट्री के नाम आपको दे रखे हैं, बाकी सारी कंट्री तो ठीक है, लेकिन एक कंट्री इसमें गलत है, चाइना। चाइना इस रीजन में नहीं आता, बल्कि ये ऊपर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि साइक्लोन के नाम आपको दे रखे थे, ये सारे साइक्लोन इसी रीजन से रिलेटेड है। चाहे साइक्लोन गति की बात कर लीजिए, साइक्लोन अम्फान की बात कर लीजिए, साइक्लोन निसर्गा की बात कर लीजिए, सारे ही साइक्लोन हमारी इस रीजन के अंदर ही आते हैं। अभी साइक्लोन निवार जो है हमारे इस एरिया में आया हुआ है, और अभी आप लोगों को मालूम है कि ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है इस रीजन में, मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस रीजन, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इस रीजन में जो साइक्लोन निवार है ये दोबारा आया हुआ है 2018 के बाद।
ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस रीजन में बात करें, टोटल 13 मेंबर कंट्री आप बोल सकते हैं, जो छोटी छोटी कंट्री इस रीजन में आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, साइक्लोन के नाम करेक्ट है, कंट्री में एक कंट्री गलत दे रखी थी, वो दे रखी थी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पूछा जा रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अगर बात करें, एम्स टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल सब्सिडी टू द इन द फॉर्म ऑफ द ग्रांट इन एड। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इस स्कीम का जो मेन एम है, एम के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसका मेन एम क्या है कि सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना, एक तरह सप्लीमेंट करना है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और किस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करके, और सब्सिडी किस फॉर्म में आएगी, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ग्रांट इन एड के टर्म्स के रूप में। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है द PMKSY यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये एक मिनिस्ट्री है जिसने इसे लॉन्च किया है। तो तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में, शॉर्ट में हम जिसे PMKSY बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड प्रोवाइड करती है, पर एग्जीक्यूशन या फिर इंप्लीमेंटेशन का काम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, बल्कि ये काम जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड भी लगाएगी और इसे इंप्लीमेंट भी करेगी। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए था। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अगर बात करें, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम का मतलब ये हो गया, सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब ये हुआ कि फंड भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इसके अंदर, प्लस इंप्लीमेंटेशन का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा था इसके अंदर, ये जो मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा था फर्स्ट स्टेटमेंट कि ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फर्स्ट स्टेटमेंट में था, ये आपको गलत दे रखा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इस स्कीम के तहत जो किसान है या फार्मर है उनको एक तरह से कैपिटल एड या कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि 35 to 75% तक इस प्रोजेक्ट में अंदर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फंड के रूप में। और ये जो होते हैं एक तरह से कैपिटल, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उनको एक तरह से मोटिवेट करने के लिए या उसे फार्मिंग जो काम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये फंड प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपको इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री के बारे में आपको बताया गया था, तो आपसे बोला गया था इसे इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इसे इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी या फिर मिनिस्ट्री आप कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट में गलती ये थी कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड भी प्रोवाइड करेगी, इंप्लीमेंटेशन भी करेगी। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि फंड प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर एड प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री आपको गलत दे रखी थी, इस वजह से आप कह सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। करेक्ट आंसर हमारा फिर सी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विद रेफरेंस टू ला नीना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ला नीना जो टर्म है, इस टर्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये है क्या चीज, और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये एक तरह का साइक्लोन कह लीजिए, कह लो आप, या फिर मतलब एक तरह से जैसे हम अपने रीजन में थे उसे साइक्लोन वगैरह बोल सकते हैं। बाकी डिफरेंट एरिया के हिसाब से इसे अलग अलग नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है, मैं इंडियन ओशन के आसपास एरिया में से हम लोग साइक्लोन वगैरह बोलते हैं, बाकी जगह इसे विली विली भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसे हुरिकेन भी बोला जाता है।
तो डिपेंड करता है किस रीजन से इसे क्या बोला जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको इसके रिगार्डिंग में दे रखे हैं। अब आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट रेफर टू द लार्ज स्केल कूलिंग ओशन सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। यानी पैसिफिक ओशन में अगर बात करें, जब लानिना इंपैक्ट पड़ता है तो उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या करता है, लार्ज स्केल पर कूलिंग प्रोसेस करता है ओशन सरफेस को। यानी कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम अपनी कंट्री से बात करते हैं, ठीक है, ये जो केरला वाला एरिया है, ठीक है, ये लैंड है और ये ओशन एक तरह से, तो इस वाले एरिया को ये कूल करने का काम करता है। ये मैंने अपनी कंट्री से इसको समझाने के लिए यूज किया। बाकी ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपसे पैसिफिक ओशन के बारे में आपको बता रहा है। यानी पैसिफिक ओशन का मतलब ये है, एक बार वर्ल्ड मैप देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा आपको कि पैसिफिक ओशन का मतलब ये है कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया, और इधर मैं बात करूं इधर ये वाला एरिया, इस एरिया के बारे में बात की जा रही है कि इसका ईस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया को कूल करने का, टेम्परेचर डाउन करने का काम किया जाता है। और हमारा तो ये इंडियन ओशन होता है, इंडियन ओशन की नहीं बल्कि ये पैसिफिक ओशन के बारे में बात किया जा रहा है। इस लोकेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब आपके लिए कोई, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात होगी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है इट रिड्यूस द रेनफॉल एसोसिएटेड विद द साउथ वेस्ट मानसून। यानी साउथ वेस्ट से जो मानसून आता है उसका रेनफॉल को ये रिड्यूस कर देता है। यानी कि दोबारा अगर मैप देखें, साउथ वेस्ट का मतलब है इस एरिया से, यानी इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जब रेनफॉल आता है उसे ये कम कर देता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, नीचे से इस तरह से। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी बात आपको बताई जा रही है, उसे और देख लेते हैं, इसमें नहीं। फिर इसके अलावा आपसे बोला जा रहा है बट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि इस डायरेक्शन पे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये टॉप से, इधर से जो मानसून का जो इंपैक्ट पड़ता है इस पर ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, ये आपसे बोला जा रहा है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो मानसून कहीं पे आता है वर्ल्ड में, तो यानी कि पैसिफिक ओशन की पर्टिकुलर बात की जा रही है कि इसमें तो ये इंपैक्ट पॉजिटिव डालता है, और इधर से जो आता है इसे नेगेटिव डालता है या रिड्यूस कर देता है रेनफॉल को। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो लानिना इंपैक्ट की अगर हम बात करें, इसकी कंडीशन की बात करें, तो जैसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जैसे इसको बोला कि अगर हम पैसिफिक ओशन की बात करें, ठीक है, यानी कि ये एरिया, इधर ये आप कह सकते हो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, और इधर कुछ ये पेरू, चिली वाला जो एरिया है, इस एरिया की बात करें, और इधर ये रशिया, चाइना, फिर उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाला एरिया। तो पर्टिकुलर ये जो एरिया पैसिफिक ओशन है, इस एरिया में, इस वाले एरिया को तो क्या करता है, कूल करता है ये, ठीक है, मतलब टेम्परेचर डाउन करने का एक तरह से कहा, मतलब कूलिंग प्रोसेस करता है। ये जो बात आपसे बोली जा रही है कि कूलिंग के लिए ये प्रोसेस करता है, ये इंपैक्ट डालता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि ये इस डायरेक्शन से जब रेनफॉल होता है उसे डिक्रीज करने का काम करता है, ऐसा आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला गया, जबकि ये डिक्रीज करने का काम नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, जब भी रेनफॉल इस डायरेक्शन से आता है उसे इंक्रीज कर देता है, डाउन नहीं करता बल्कि इनहैंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि आप ये कह सकते हो इस वाले एरिया से, इस डायरेक्शन से, यानी कि मैं अगर बोलूं तो इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रेनफॉल जो होता है उसे इनहैंस कर देता है, उसे इंक्रीज कर देता है। अगर ऊपर से बात करें यानी कि इस डायरेक्शन से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इस डायरेक्शन से जो मानसून होता है, तो आपसे बोला गया कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर इधर हाई हो जाता है, इधर डाउन हो जाता है। तो जब इधर डाउन हो गया, इधर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो इट मीन्स टेम्परेचर डाउन होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा, इस वजह से फर्क पड़ता है। और जब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे, तो बारिश की जो चांसेस होते हैं वो कम पड़ने लग जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपको बिल्कुल रिवर्स उल्टा दे दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ब्रू ट्राइब के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्रू ट्राइब्स हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि ब्रू ट्राइब किस एरिया से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारी कंट्री का है वहां से रिलेटेड है।
सेकंड आपसे बोला जा रहा है नीलगिरी, जो साउथ में इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो आता है नीलगिरी वाला जो एरिया, उस एरिया से रिलेटेड है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार, यानी इस एरिया, अगर आप मैप में देखें तो कुछ, एक मिनट पहले चारों डिस्कस कर लेते हैं, ये अंडमान निकोबार यानी इस एरिया से बात की जा रही है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रही है छत्तीसगढ़ का जो प्लेन एरिया, उस एरिया से रिलेटेड है ब्रू ट्राइब। तो एक बार इंडिया का मैप देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि इस एरिया से बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर एरिया से ब्रू ट्राइब रिलेटेड है। अच्छा, इसके अलावा जो अंडमान निकोबार बोला जा रहा है यानी कि ये आइलैंड वाला एरिया इधर से रिलेटेड है। नीलगिरी यानी कि इस एरिया से बोला जा रहा है, इस एरिया से रिलेटेड है। और छत्तीसगढ़ प्लेन से यानी इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास की बात की जा रही है। तब आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि ब्रू ट्राइब जो है किस एरिया से रिलेटेड है, ये आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये जो ट्राइब है ये हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो 7 सिस्टर प्लस 1 ऐड कर ले सिक्किम को भी, तो उस एरिया से ये रिलेटेड है। बेसिकली जो इसे इंडिजिनस यानी कि कहां से ये बिलोंग करती है प्रॉपर, तो ये माना जाता है ये जो है ये मिजोरम से बिलोंग करती है। और ऐसा हुआ था कि ये जो इंडिजिनस यानी कि जो बेसिकली जो इसका ओरिजिन है इस ट्राइब का, वो बोला जाता है और जो है वो मिजोरम से है। और 1997 में जो मिजोरम के जो अदर लोग हैं यानी अदर ट्राइब है, इसे कंसीडर नहीं करती कि ये वहां की इंडिजिनस ट्राइब है उस स्टेट की पर्टिकुलर, इसलिए वहां से इसे भगा दिया गया 1997 में। इस कम्युनिटी के लोगों को, अराउंड 37,000 ब्रू कम्युनिटी के लोगों को यहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया, आप कह सकते हो मिजोरम से। मिजोरम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है ममीत, कोलासिब और लुंगलई, ये जो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, इन डिस्ट्रिक्ट से इनको भगा दिया गया, अराउंड 37,000 ब्रू कम्युनिटी के लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद ये रिलीफ कैंप वगैरह त्रिपुरा में आके सेटल हो गए और वहीं रहने लगे। अच्छा, उसके बाद अब त्रिपुरा वाले जो डिमांड कर रहे थे कि इनको वापस भेजो इनके स्टेट में, ये कन्फ्लिक्ट का विषय बन गया, एक मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि जनवरी 2020 में, यानी कि इस साल ये डिसाइड किया गया कि जितने भी ट्राइब हैं जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं वापस अपने स्टेट मिजोरम, तो ठीक है, जो नहीं कर पाए यानी कि अराउंड 32,000 जो ऑलरेडी यहां से सेटल है 1997 से अभी तक सेटल त्रिपुरा और बाकी स्टेट में, यानी कि आसाम में मूव करके कुछ और बाकी जो अदर स्टेट में जो मूव करके, उनको बोला गया कि भाई ये त्रिपुरा में जो बचे हुए हैं 32,000 अराउंड जो, वो परमानेंटली यहीं सेटल होंगे। ये डिसीजन आया है, तो इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रू को एक और नाम से रियांग नाम से भी बोला जाता है इस कम्युनिटी को। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड है और बेसिकली ये जो पाए जाते हैं ये नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट में है, त्रिपुरा, मिजोरम और असम वगैरह से। और सबसे ज्यादा जो है ये जो इंडिजिनस यानी कि वहीं से मिजोरम से बिलोंग करते हैं, पर आजकल ये सेटल काम है त्रिपुरा में सेटल्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो गया ऑप्शन ए हो गया। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब है, उन ट्राइब का आपको नाम बताना है। ठीक है, यानी कि आप जिस भी स्टेट से, हमारी कंट्री के जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जिस स्टेट से उधर की ट्राइब बतानी है, या जिस भी स्टेट से। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। कमेंट करके स्कोर बताना आपने कितना सही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आपको बताना है। ठीक है, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। ठीक है, पहली बार अगर वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके।